आज आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पिछला टॉपिक जो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिजिनस पीपल था, उसकी आज यूनिट 5th और 6th इस पे चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें एक शब्द है मॉर्फोलॉजी। ये प्राचीन ग्रीक भाषा से आया है, मार्फ, जिसका अर्थ है आकार, और लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन, अर्थात आकार का अध्ययन या जांच। जीव विज्ञान में हम आकृति विज्ञान को जीव विज्ञान के एक उप क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसका संबंध जीवों की बाहरी और आंतरिक संरचनाओं से। आकृति विज्ञान जीवों के आकार और संरचना का, मॉर्फोलॉजी क्या है, ऊतक आकृति विज्ञान, और तीसरा अंग आकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान जीवित चीजों के रूप और संगठन का जैविक अध्ययन है, बायोलॉजिकल स्टडी। जीव विज्ञान की शाखा जिसे आकृति विज्ञान कहा जाता है, ये जांच करती है कि जीवों का निर्माण कैसे होता है, जिसमें उनके विशिष्ट संरचनात्मक लक्षण भी शामिल हैं। आकृति विज्ञान को जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जीवित चीजों के बाहरी और आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करती है। आकृति विज्ञान का महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? आकृति विज्ञान हमें कार्य, वर्गीकरण, आनुवंशिकता, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, विकास और जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं की समझ के लिए बेस, आधार प्रदान करता है। इसलिए हमें अन्य शाखाओं का अध्ययन करने के लिए ये एक हमें मंच प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे बात करते हैं कि फ्रांस और स्पेन में गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग से पता चलता है कि प्राचीन लोग जानवरों के आकार और संरचना को महत्व देते थे। अरस्तु जैविक आकार और संरचना से आकर्षित था। वो विशेष रूप से विकासात्मक आकृति विज्ञान में रुचि रखता था। चूजों, शार्क, मधुमक्खी, प्रजनन रणनीतियों की रूपात्मक विशेषताओं का अध्ययन करते थे अरस्तु। गैलेन जानवरों का विच्छेदन करता है, डिसेक्शन करता है, और आंतरिक शरीर रचना का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करता है। मानव आकृति विज्ञान के उन चित्रण मनुष्यों के बजाय बंदरों और सूक यानी सुअरों के विच्छेदन पर आधारित थे। इस प्रकार उनमें कई अशुद्धियां थीं। एंड्रियास वेसालियस के 1543 लेख डी ह्यूमनी कॉर्पोरिस फैब्रिका ने गैलेन के मानव के पिछले चित्रों की खामियों को उजागर किया, जो कमियां थी उसको उजागर किया। सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान के जनक मार्सेलो मालपीगी ने 1661 में कोशिकाओं की खोज की थी। अंग्रेजी चिकित्सक विलियम हार्वे ने 30 साल पहले कोशिकाओं की उपस्थिति का प्रस्ताव रखा था। 1668 और 1680 के दौरान डच माइक्रोस्कोपिस्ट एंटोनी वैन लेवेनहाक ने शुक्राणु कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया की व्याख्या की। 19वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न वैज्ञानिकों ने केंद्रक, गुणसूत्रों का दस्तावेजीकरण किया और माइटोसिस की जटिल प्रक्रिया को भी समझाया। जर्मन वनस्पति शास्त्र कार्ल वान गोएबेल का प्रसिद्ध काम ऑर्गेनोग्राफी डेर प्लानजेन 1898 to 1901 इस विषय में एक क्लासिक बना हुआ है।
ये पौधे की आकृति विज्ञान की व्याख्या करता है। तुलनात्मक आकारिकी में 19वीं सदी के शुरुआती अग्रदूत ब्रिटिश चिकित्सक जॉन हंटर और फ्रांसीसी जीव विज्ञानी जॉर्जेस क्यूवियर थे। वे समान पशु संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। सर रिचर्ड ओवेन, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, ने तुलनात्मक आकृति विज्ञान में दो मूलभूत अवधारणाएं स्थापित की: होमोलॉजी, आंतरिक संरचना, संरचनात्मक समानता, और सादृश्य, सतही या बाहरी उपस्थिति। आधुनिक आकृति विज्ञान में सेलुलर संरचना की आणविक नींव पर मुख्य जोर दिया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसी तकनीकों ने कोशिका संरचना की जटिल विशेषताओं को उजागर किया है। संरचनात्मक विवरणों को विशिष्ट कोशिका गतिविधियों से जोड़ा है और जीवित चीजों के अध्ययन में बहुत सहायता की है। इनके कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, जिसमें समरूपता और सादृश्य, शारीरिक योजना और समरूपता, वर्गीकरण का रूपात्मक आधार। अब एक एक करके अगर हम समझना चाहें, यद्यपि समय का अभाव रहता है, फिर भी कोशिश करेंगे। समरूपता और सादृश्य: सजातीय संरचनाएं समान भ्रूण घटकों से उत्पन्न होती हैं और समान संरचना और विकासात्मक पैटर्न प्रदर्शित करती हैं। मानव भुजाएं, पक्षी के पंख और व्हेल के पेक्टोरल पंख सभी समान हड्डी, मांसपेशियों, तंत्रिका और रक्तवाहिका पैटर्न वाली समजात संरचनाएं हैं, लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं। इसके विपरीत अनुरूप संरचनाएं सतही तौर पर एक जैसी होती हैं और समान कार्य करती हैं, फिर भी उनके संरचनात्मक और विकासात्मक पैटर्न बहुत अलग होते हैं। पक्षी और तितली के पंख समान संरचनाएं जो उड़ान को सक्षम बनाते हैं, लेकिन कोई सामान्य विकासात्मक तंत्र साझा नहीं करते। शारीरिक योजना और समरूपता की बात अगर हम करें तो अधिकांश जानवरों और पौधों में गोलाकार, रेडियल या द्विपक्षीय समरूपता होती है। गोलाकार रूप से सममित शरीर का आकार हर जगह एक जैसा होता है और इसे किसी भी तल में आधा काटा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रोटोजोआ का शरीर, जैसे हेलियोजोआ, स्टारफिश और मशरूम में रेडियल रूप से सममित शरीर होते हैं, जिनमें ऊपर और नीचे अलग अलग होते हैं। शरीर के खंड एक केंद्रीय अक्ष से निकलते हैं। स्टारफिश, तारा मछली के मूल से गुजरने वाली धुरी वाला कोई भी तल इसे आधे में विभाजित कर सकता है आसानी से। अगले सिरे पर मुंह होता है और पिछले सिरे पर गुदा होता है। अमीबा, कीचड़ के सांचे और कुछ स्पंज सहित कुछ प्रजातियों में समरूपता का कोई तल नहीं होता। मनुष्य जैसे ऊंचे जानवरों में सिर से पैर तक बीच में केवल एक कट शरीर को बराबर हिस्सों में बांट देता है। पूर्व काल और पीछे के सिरों को पृष्ठीय और उदर पक्षों के रूप में विभेदित किया जा सकता है। कुछ मानव आंतरिक अंग जैसे हृदय, हार्ट सममित नहीं है। यहाँ तक कि शरीर के दाएं और बाएं हिस्से भी पूरी तरह से समान नहीं है। अब हम वर्गीकरण का रूपात्मक आधार इस पर चर्चा करते हैं। रंग, आकार और अनुपात का उपयोग निकट से संबंधित पौधों और जानवरों की प्रजातियों को अलग करने के लिए किया जाता है। सेलुलर विभेदन की उपस्थिति या अनुपस्थिति एक रूपात्मक विशेषता है जिसका उपयोग जानवरों को वर्गीकृत करने और उनके विकासवादी संबंधों की पहचान करने में किया जाता है। कुछ बहुकोशिकीय जंतुओं में भ्रूणी, रोगाणु या परतें, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होते हैं। कुछ जानवरों में एक या कुछ में दोहरी शारीरिक गुहा हो सकती है। आकृति विज्ञान प्रभाग के बारे में अगर हम बात करें तो सेलुलर आकृति विज्ञान, ऊतक आकृति विज्ञान, अंग आकृति विज्ञान और संपूर्ण। सेलुलर आकृति विज्ञान कोशिकाएं आकार और रूप में भिन्न होती हैं, एक समान नहीं होती। उपकला कोशिकाएं वे कोशिकाएं जो दीवारें बनाती हैं, वस्तुओं के एक तरफ से दूसरी तरफ मुक्त प्रवाह
वो रोकती हैं। स्क्वैमस का अर्थ है चौड़ा, घनाकार का अर्थ है घनाकार, और स्तंभ का अर्थ है आयताकार। तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और पतली होती हैं, जबकि वसा भंडारण कोशिकाएं चौड़ी और गोलाकार होती हैं। ऊतक आकृति विज्ञान, ऊतकों की टिश्यू, ऊतकों की आकृति कार्यात्मक आकृतियां भी अलग अलग हो सकती हैं, भिन्न हो सकती हैं। कंकाल की मांसपेशियों कोशिकाएं लंबे मुड़े हुए बंडल बनाती हैं। फेफड़ों के उपकला ऊतक में अंगूर जैसी कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कुशलतापूर्वक आदान प्रदान करती हैं। उपास्थि चलने और दौड़ने से लगने वाले आघात को अवशोषित कर लेती है। तीसरा है अंग आकृति विज्ञान। अंग आकृति विज्ञान कार्य और आकार के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। निलय मेटारिया की तुलना में अधिक मोटी पेशी दीवारें होती हैं। शरीर के अन्य भागों में रक्त पंप करने के लिए वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं। और इसका अंतिम जो प्रभाग है संपूर्ण जीव। जीव की आकृति विज्ञान उच्चतम स्तर पर है। जीव विज्ञान में आकृति विज्ञान के विभिन्न उदाहरण मौजूद हैं। जानवरों में रेडियल समरूपता स्टारफिश की तरह, द्विपक्षीय समरूपता लॉबस्टर की तरह 2 बुनियादी शारीरिक स्तर हैं। तैराकी के लिए पंखों की संरचना दौड़ने के लिए पैरों की संरचना से भिन्न होती है। शरीर के तापमान को संतुलित और नियंत्रित करने के लिए डॉल्फिन के 5 पंख होते हैं। तेजी से पीछा करने के लिए चीतों का शरीर हल्का और वायु गतिकी होता है। यह आपके सामने एक चित्र है आकृति विज्ञान के विभिन्न प्रकार, विभिन्न स्तर। इसमें आप देखें होल ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन लेवल है, टिश्यू लेवल है और सेल लेवल है। जो हमारा निर्माण है वो सेल लेवल से टिश्यू, फिर ऑर्गन बनता है और फिर होल बॉडी ऑर्गेनिज्म आपके सामने आप इसमें देख सकते हैं। कुछ आपको वेंट्रिकल्स दिखेंगे, कुछ वेन्स दिखेंगे, कुछ आर्टरीज दिखेंगी। सबकी बनावट अलग अलग है, कोई मोटी, कोई पतली, कैसी, कोई गोल इत्यादि। अब हम बात करते हैं सोमैटोस्कोपी की। सोमैटोस्कोपी इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम इसको देह विक्षिकी भी बोलते हैं। देखिए, कुछ चीजों का मापन असंभव है और कुछ चीजों का मापन उसके लिए है, उससे मापन लिया जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो देख के ही उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सोमैटोस्कोपी में बिल्कुल यही बात है। इसे उदाहरण स्वरूप अगर हम आपको समझाने की बात करें, जैसे पहले जब आप चिकित्सक के पास जाते थे तो चिकित्सक आपकी नब्ज, नाड़ी देख के बता देता था, और का बॉडी टच करके बताता था फीवर है, आंख टच करके देखता था कि ब्लड की कमी है इत्यादि। ये देख के वो बता देता था। लेकिन शरीर के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग वो देख के नहीं बता सकता जब तक वो टेस्ट नहीं कराएगा। उसके लिए टेस्टिंग होती है, जो रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पे वो बताता है। लेकिन फीवर आपको बता देगा, आपका ब्लड की कमी है वो बता देगा, ये इत्यादि, या आपकी पल्स कितनी चल रही है, नाड़ी कितनी चल रही है, वो बता देगा। सोमैटोस्कोपी बिल्कुल इसी तरह है। देह विक्षिकी मानव शरीर की विशेषताओं यानी मौखिक मूल्यांकन के इसके मूल्यांकन में वर्णनात्मक लक्षण वर्णन का उपयोग करने वाली एक गुणात्मक विधि है। ये मनुष्यों की जैविक परिवर्तनशीलता का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाने वाली बुनियादी विधियों में से एक है। इसीलिए इसका उपयोग मानव विज्ञान, चिकित्सा और आपराधिक और फॉरेंसिक क्षेत्रों में किया जाता है। भले ही वर्तमान युग में उच्च वस्तुनिष्ठता और विधियों की पुनरावृत्ति के लिए संघर्ष के कारण मीट्रिक और मॉर्फोमेट्रिक दृष्टिकोण अधिक से अधिक पसंदीदा होते जा रहे हैं, सोमैटोस्कोपी को उन मामलों में एक सही विकल्प माना जा सकता है जिनमें मीट्रिक विधियों का उपयोग बहुत कठिन
या यहाँ तक कि है असंभव। सोमेटोस्कोपी क्यों महत्वपूर्ण है, हमें जानना जरूरी है। सोमेटोस्कोपिक विशेषताओं के रूप में एक सामूहिक रूप से जाना जाता है। विशेषताओं के रूप में शरीर के विभिन्न हिस्सों को की सोमेटोस्कोपिक धारणा की व्यक्तियों की पहचान करने, विभिन्न रूपात्मक मानव समूहों या भेदभाव पूर्ण नस्ली समूहों की तुलना करने में बहुत उपयोगिता है। सोमेटोस्कोपी के द्वारा हम रेसेस के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक चीज होती है सोमेटोस्कोपी, एक चीज होती है सोमेटोमेट्री। दोनों के बीच में क्या अंतर है? सोमेटोमेट्री मानव शरीर की आकृति विज्ञान को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करती है। और ध्यान देने योग्य बात है, सोमेटोमेट्री, इसको हम मानवमिति भी बोलते हैं, मानव शरीर की आकृति विज्ञान को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करती है, और सोमेटोस्कोपी उसकी गुणात्मक अभिव्यक्ति है। सोमेटोस्कोपी से आकृति विज्ञान की विविधता स्पष्ट हो जाती है, कौन किस रेस का है, कौन कैसा है। किसी के लिए दूसरों द्वारा पहचाना जाना एक पहचान बन जाता है। तो ये सोमेटोमेट्री और सोमेटोस्कोपी में जो मुख्य अंतर है वो ये। अब हम इसकी परिधि, इसका दायरा जानना चाहेंगे कि सोमेटोस्कोपी का दायरा क्या है। तो सोमेटोस्कोपी सटीक विवरण के लिए मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों की भौतिक विशेषताओं के व्यवस्थित दृश्य अवलोकन से संबंधित है, ऑब्जर्वेशन से संबंधित। अधिकांश विशेषताओं का वर्णन सरल वर्णनात्मक शब्दों द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में मानक बन गए। यह जानना अविश्वसनीय है कि आपके मस्तिष्क ने किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं, कपड़ों आदि के बारे में इतना कुछ प्राप्त किया है और उससे बरकरार रखा है ऐसे कई शारीरिक लक्षण जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता। इन्हें सर्वोत्तम ढंग से देखा और गुणात्मक रूप से वर्णित किया गया है। हमारे शरीर के खुले और ना खुले हुए हिस्से की त्वचा के रंग में अंतर होता है। हमारे शरीर का जो भाग ढका होता है और जो भाग खुला होता है, अगर आप वहां की त्वचा को देखें तो आपको खुद एक अंतर महसूस होगा। दोनों त्वचा के कलर में, दोनों त्वचा के रंग में, रूप में आपको डिफरेंस नजर आएगा। त्वचा पर दो प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, एक वंशानुगत होता है और दूसरा जलवायु संबंधी होता है, जो संपर्क के कारण काला पड़ जाता है। त्वचा का रंग दो स्थानों पर माना जाता है, एक तो माथा या गाल। ये क्या है? दोनों सूरज के संपर्क में, सन के कांटेक्ट में, और ऊपरी भाग का भीतरी भाग सूरज के संपर्क में नहीं है। तो जो हमारी ओरिजिनल स्किन कलर है उसका अगर हम अवलोकन करें तो ऊपरी बाह का जो भीतरी भाग है, ये हिस्सा जहाँ पे सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आता है, वहां से हम त्वचा का रंग निर्धारित कर सकते हैं। जबकि हमारा माथा और गाल ये डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में रहता है, सूरज का संपर्क में रहता है, तो इसका रंग इसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं वन बाई वन बालों का रंग और रूप। बालों का अध्ययन अधिकतर रंग और रूप के लिए किया जाता है। फिशर और सैलर ने 1928 में बालों का रंग, प्राकृतिक बालों का उपयोग किया है। बालों के रंग की जांच प्राकृतिक रोशनी में करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रंग न लगाया जाए। ऐसे में बालों की जड़ पर लगे रंग को ही बालों का रंग मानना चाहिए। बालों का रंग उम्र, तेल और इत्र से भी प्रभावित होता है। बहुत से लोग जो तेल लगाते हैं, जो इत्र लगाते हैं, और एक आयु, ये तीनों चीजें उसको प्रभावित करती हैं।
झिल्लीदार होंठ की मोटाई का अध्ययन प्रोफाइल दृश्य में सर्वोत्तम अवलोकनों के साथ किया जाता है। ये पतला, मध्यम, मोटा और फूला हुआ या उल्टा हो सकता है। पतला भी हो सकता है। ऊपरी झिल्लीदार होंठ उत्तल प्रोफाइल के साथ फूला हुआ होता है, जिसके ऊपर पूर्णांक वाले होंठ गहरे अवतल होते हैं। ये आपने जो साइंस में पढ़ा होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बात आती है चेहरे का आकार। तो देखिए चेहरे की ऊंचाई, अब इसमें देखिए लंबा, मध्यम या छोटा, और चेहरे का व्यास संकीर्ण है, मध्यम है, चौड़ा है या बहुत चौड़ा है। आकार की बात हम जहाँ करेंगे, चेहरे का वर्णन करने के लिए मलेर, प्रमुखता और पूर्वानुमानवाद का उपयोग किया जाता है। आकार अंडाकार है या अंडाकार, गोल है या चौकोर है, चतुष्कोणीय है या सपाट हो सकता है। गाल की हड्डी मलेर की प्रमुखता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे अनुपस्थित यानी एब्सेंट, मामूली, मध्यम या चिन्हित के रूप में वर्णित किया गया है। चेहरे के वायुकोशीय उभार को, ये हमारा जो वायुकोशीय उभार को प्रोग्नेथिज्म कहा जाता है। प्रोफाइल दृश्य ये सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा है कि ये हल्का है, मध्यम है, चिन्हित। आपने देखा होगा किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का मध्यम होता है, किसी का कम होता है। ईयर अनुलग्नक, कान की बात हम करते हैं, ये मुक्त या संलग्न होते हैं। आपने देखा होगा ये कभी कभी डायरेक्ट अटैच होते हैं, ठीक है, और ये कभी कभी इसी में जुड़े होते हैं, संलग्न होते हैं, ये कभी कभी अलग होते हैं, जिसको हम लोब, ईयर लोब्स बोलते हैं। एंटी हेलिक्स वक्रता, कमजोर, मध्यम या मजबूत, इसकी 3 कैटेगरीज है। एंटीग्रेस, एंटी ट्रैगस, ये कमजोर है, मजबूत या कोड़ी रूप से विकसित होती है। हेलिक्स और एंटी हेलिक्स बराबर है, संकीर्ण है, चौड़ा है। इसकी मोटाई कैसे होती, पतली है या मध्यम है या मोटा है। आकार, ये टंग शेप है, जीभ के आकार का है, या त्रिकोणीय है या चौकोर या धनुषाकार, कैसा आकार है इसका। आकार इसका लंबा होता है, मध्यम होता है, छोटा होता है। कभी किसी के आपने देखा होगा पिन्ना बहुत लंबे होते हैं, पिन्ना मीडियम साइज के होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। उपस्थिति, अनुपस्थित है, नहीं है। ट्रैगस और एंटी ट्रैगस की जब हम बात करते हैं तो आकार में अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो लंबा है, गोल है या घुंडी के आकार का है, छोटा है, कमजोर है या मध्यम है। अब हम जब गर्दन की बात करेंगे, गर्दन की लंबाई तो लंबी है, मध्यम है, छोटी। किसी की गर्दन बहुत लंबी होती है, किसी की गर्दन मध्यम होती है, किसी की छोटी। एडम्स एप्पल के प्रोजेक्शन या गर्दन का अगला भाग चिन्हित या औसत दर्जे का या थोड़ा सा आकार। हाथ और पैर की जब हम बात करेंगे तो हाथ और पैर के साथ ऊपरी और निचले छोर चौड़ाई संकीर्ण है, मध्यम है, मोटा है। समरूपता सम्मित है या असम्मित है। दोष क्या है, कोहनी या घुटने पर कोई मांसपेशी दोष। बाएं हाथ की जांच की जानी चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण से कम प्रभावित होता है। जो जितना जिस जिस अंग का जितना उपयोग होता है वो उसके बरक्स जिस अंग का जितना कम उपयोग होता है वो पर्यावरण से कम प्रभावित होता है। उंगलियों का आकार देंगे तो छोटा है, मध्यम है, लंबा है। पैर की जब हम बात करते हैं तो आकार में चौड़ा, मध्यम या लंबा। मोटाई अगर हम देखते हैं कि मोटा है, मध्यम है, संकीर्ण है या पतला है। अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठे का आकार छोटा, मध्यम या लंबा। कभी कभी किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का मीडियम होता है। मोटाई मोटा, मध्यम या संकीर्ण या पतला। आकार की बात करेंगे कि कभी कोई शंखुआकार होता है, कभी स्पेटुलेट होता है, या कभी कभी चतुर्भुज या ड्रम के आकार का होता है। अब हम बात करेंगे त्वचा की, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में। देखिए त्वचा का रंग जो है वो तेल और साबुन के प्रयोग से प्रभावित होता है, ये बात समझ लीजिए। त्वचा का रंग तेल और साबुन के प्रयोग से प्रभावित होता है, क्रीम है, कॉस्मेटिक से। बीमारी, कुपोषण और जलवायु परिवर्तन का असर भी त्वचा के रंग पर पड़ सकता है। आप देखिए जो लोग बाइक चलाते हैं, खुले हुए हाथ हैं और उनके हाथ का जो पोर्शन ढका हुआ है, जैसे बाह
के ऊपर वाला हिस्सा ढका रहता है और इसके नीचे वाला हिस्सा आप देख लीजिए डायरेक्ट जो है सूर्य के कांटेक्ट में रहते हैं, तो दोनों स्किन अलग अलग नजर आएगी। शरीर के अलग अलग हिस्सों की त्वचा का रंग अलग अलग होता है, जिनमें कुछ हिस्सों का ध्यान में रखना चाहिए, जैसे माथा, चेस्ट है, कंधे का ब्लेड है और ऊपरी बाह का अंदरूनी हिस्सा, जो सूर्य के प्रकाश से प्रभावित नहीं है, लेकिन सटीक त्वचा का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। किसी की भी बॉडी के वो सारे पार्ट्स आप उनका अवलोकन नहीं कर सकते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप इनका अवलोकन किया जा सकता है। तो इसलिए इसका त्वचा का निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक मानकीकृत त्वचा का रंग चार्ट की अनुपस्थिति में शेड्स उसके साथ नमूने की तुलना की जा सकती है। लुश्चन्निस पे फिट्स हंट शुल्ट्स द्वारा बनाए गए हैं त्वचा के रंग से। अब बात आती है बाल की, केश, जिसको हम लोग केश कहते हैं, हेयर। बालों का अध्ययन उसके रंग रूप को ध्यान में रखकर दो प्रकार से किया जा सकता है। आमतौर पर अवलोकन सिर और दाढ़ी, जननांग और शरीर के बालों पर किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम सिर और चेहरे पर बाल तो देखे ही जाते हैं। फिशर और सेलर का बालों का रंग चार्ट एक इसकी विस्तृत व्याख्या करता है, जिसमें प्राकृतिक बालों के रंग के 30 अलग अलग रंग शामिल हैं। उनके अनुसार बालों के रंग के 30 अलग अलग रंग शामिल। इसमें पतले हैं, सीधे बाल हैं, सपाट, लहरदार, सबसे बड़ी तिरछिया वाली लहरें। कुछ के बाल इस तरह से होते हैं, कुछ के हल्के होते हैं, कुछ के बिल्कुल हल्के। फिर हम बाल की बनावट पे आते हैं। बाल, इसको हम टच करके देखते हैं, बाल मोटे हैं, मध्यम है या महीन है। कुछ लोगों के बाल बहुत मोटे होते हैं, टाइट होते हैं, कुछ लोगों के बहुत महीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बालों की मात्रा हम देखेंगे, कम है या मध्यम है या मोटे हैं या बहुत मोटे हैं या समृद्ध है, बहुत ज्यादा है। बालों का घेरा, अब इसमें घेरे में हम मात्रा देखेंगे, एकल है, डबल है या एकाधिक है। दिशा इनकी अगर हम देखें तो दक्षिणावर्त है या वामावर्त है। इसी तरह हम दाढ़ी और मूछें, इनकी मात्रा की बात करते हैं तो सामान्य है या मध्यम है या मोटी है, ये आप। अब हम अगर चेहरे की बात करें, कुल चेहरा जो हमारा है, इसका ऊंचाई, तो इसमें छोटी हो सकती है, मध्यम है या लंबा। आकार अगर हम देखें तो गोल है या अंडाकार, ओवल शेप या चौकोर। चौकोर का मतलब ये चौकोर ऐसे नहीं लगने में लगे, चौकोर ऐसा नहीं है कि चार कोने आप बना दीजिए। स्वरूप में क्या है, समतल है, मध्यम है, धनुषाकार है या प्रक्षेपित है। तो ये तो हमारा चेहरा। अब चेहरे पे है आंखें, तो आंख खुलने वाली धुरी जो है, क्षैतिज है, तिरछी है, या आंख की दिशा की बात करेंगे तो आंख की दिशा बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है। आंखों की तह हल्की है, भारी है या मंगोलाइट तह है या एपिकेंथस तह है, कि मंगोलाइट की तरह है या एपिकेंथस की तरह। इंस का रंग काला भूरा है, गहरा भूरा है या भूरा हल्का भूरा या हरा या गहरा भूरा या हल्का भूरा या गहरा नीला, जो हमारा दीदा होता है उसकी बात करते हैं। इसमें कई कलर हैं। अब हम बात करते हैं आइरिस की। आइरिस, इसमें एक लेंस के माध्यम से मापा जा सकता है और इसको निम्नलिखित शब्दों द्वारा वर्णित किया जाता है। सजाती है, किरणित है या जोनड है या धब्बेदार या फैला हुआ। अब हम बात करते हैं नाक की। नाक की जड़ समतल है, उथला हुआ है, मध्यम है या ऊंचा या गहरा या बहुत गहरा। फिर हम नेजल ब्रिज, नाक पुल, इसकी बात करेंगे। ये आकार छोटा है,
मध्यम है या लंबा है। प्रोफाइल से आकार अगर हम बात करें तो अवतल है या सीधा या उत्तल। ये नाक की जो नोक है, टिप, प्रक्षेपण है, ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है या आगे की ओर है। 3 ऑप्शंस, इसके माध्यम से इसको हम सोमेटोस्कोपी हम करते हैं। फिर टिप की प्रोफाइल बिंदु पर गोल या पूरी तरह गोल या सपाट है। यहाँ से पूरी गोल है या सपाट है, कैसी है। नाक के पंख या अलारे मोटाई, पतला या मध्यम या मोटा। ऊंचाई क्या होती है, ऊंची या नीची। उभार, सपाट है या थोड़ा या जोरदार उभार है। फिर नेजल सेप्टम की बात करते हैं। आकार में छोटा है, मध्यम है, लंबा है। चौड़ाई में पतला है, मोटा है। और दिशा में ऊपर की ओर या क्षैतिज या नीचे की ओर। इससे प्रोफाइल की अगर हम बात करें, दृश्यमान या गैर दृश्यमान, देखने योग्य या नहीं देखा जा सकता है। अब नेजल कैविटी की बात करते हैं। नाक गुहा, आकार है इसका क्या है, बहुत संकीर्ण या लंबा या ओवल शेप या छोटा ओवल शेप। गोल, चौड़ा या बहुत चौड़ा। लंबाई हम क्या देखेंगे, छोटी है या बड़ी। अब हम बात करते हैं लिप्स की, होंठ जिसको कहते हैं। पूर्णांक ऊपरी होंठ, इसमें क्या है, इसका रूप देखेंगे, अवतल है या सीधा है या उत्तल है। झिल्लीदार होंठ, पतला या मध्यम या मोटा या फूला हुआ। मैंटोलेबियल फोल्ड, निम्न या मध्यम या उच्च पूर्णांक निचला होंठ। रूप देखेंगे, सीधा है या नीचे की ओर उभरा हुआ है। झिल्लीदार होंठ, पतला, मध्यम या मोटा या फूला हुआ, ये हिस्सा झिल्लीदार। फिर मैंटोलेबियल फोल्ड, निम्न है या मध्यम या उच्च, ये वाला। ठोड़ी की बात करते हैं। ठोड़ी का आकार संकीर्ण है, मध्यम है, चौड़ा है। ठोड़ी का आकार आयताकार, चौकोर या अंडाकार या नुकीला या गोल, कैसा। ठोड़ी की प्रमुखता अगर हम बात करें तो उसका उप मध्यम या मध्यम है या उच्चात्रित। फिर इसके बाद प्रोग्नेथिज्म यानी पूर्वानुमानवाद। प्रकार में वायुकेशी या चेहरे। आकार की बात करें, थोड़ा है, मध्यम है या उच्च है, उच्चारित है। वायुकोशी, थोड़ा या मध्यम या चिन्हित। चेहरा जो है, थोड़ा, मध्यम या चिन्हित। अब बात करते हैं सिर और चेहरे की। शीर्ष एक वक्र है, सपाट है, थोड़ा है या मध्यम है या अच्छी तरह से धनुषाकार है। आकार की बात करेंगे तो ओवल शेप है या अंडाकार है या पेंटागोनाइड है या प्लेन अंडाकार है या गोलाकार है। पश्च कपाल की जब हम बात करते हैं तो बैरल के आकार का या गैबल के आकार का। और बी जो हम प्रक्षेपण, सपाट है या मध्यम रूप से उभरा हुआ या दृढ़ता से उभरा। ये जो हम फोरहेड है, माथा, इसकी ऊंचाई देखें, कम है, मध्यम है या उच्च। कभी कभी किसी की ऊंचाई बहुत होती है, कभी कभी किसी की ऊंचाई कम होती है, कभी मध्यम होती है। चौड़ाई देखेंगे, ये चीज यहाँ से संकीर्ण है, मध्यम है, चौड़ा है। ढलान देखेंगे, ऊपर से अनुपस्थित है या थोड़ी है या कुछ ज्यादा है या उच्चारित है या बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें हम सोमेटोस्कोपी के माध्यम से हम इसका अवलोकन कर सकते हैं। और जब हम कभी फील्ड में जाके सोमेटोस्कोपी करते हैं तो सोमेटोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस यानी देह विक्षिकी अवलोकन के लिए हम सब्जेक्ट वाइज एक जनरल इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि इस बस्ती में इनका सोमेटोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन क्या है। जिसमें एक हम प्रोफार्मा आपके सामने हमने दिखा रहे हैं, जिसमें हमने बनाया है कि संबंधित व्यक्ति के लिए सामान्य जानकारी कुछ जनरल है। इसमें नेम, नाम उसका, एज, आयु, यदि बताता है तो ठीक, अदरवाइज आप अपने अनुसार आपको जो भी
महसूस हो आप लिख सकें। रिलीजन, कास्ट यानी जाति क्या है, फिर दिनांक डाल देंगे, उधर ऊपर हम एज के बाद सेक्स भी लिखेंगे, मेल है फीमेल है, और डेट के बाद फिर हम लिखते हैं प्लेस यानी स्थान, वेन्यू कहाँ पे हम। सपोज कीजिए हम लैब में कर रहे हैं तो हम लैब लिखेंगे, कहाँ की लैब है उसका नाम लिखेंगे, कहीं ग्राउंड पे कर रहे हैं तो उस ग्राउंड का नाम लिखेंगे, कहीं किसी मार्केट में कर रहे हैं, किसी रेजिडेंशियल इलाके में कर रहे हैं तो उस रेजिडेंशियल इलाके का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से एक हम जनरल इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा वो बनाते हैं जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड रहे। तो ये तो सोमेटोस्कोपी की बात हो गई। अब इसका जो अगला यूनिट है, यूनिट 6, इसमें सोमेटोमेट्रिक फीचर्स हैं, कायमिति विशेषताओं का विवरण है, सीरोलॉजी है और बायो केमिकल डाइवर्सिटी। देखिए अभी तक हम जो बात करें सोमेटोस्कोपी की बात, सोमेटोमेट्रिक जो होती है वो माप में शामिल है, जैसे ऊंचाई, बैठने की ऊंचाई, शरीर का वजन, सिर परिधि, छाती परिधि, चेस्ट जो लेते हैं, पेट की परिधि, सिर की लंबाई, सिर की चौड़ाई, स्किन फोल्ड, मोटाई माप जैसे ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, सब स्कैपुलर इत्यादि। सोमेटोस्कोपिक पहचान की विशेषताएं क्या है, पहले हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आम तरीके से पहचान जो इसकी विशेषता है वो दो चीजों से, लंबाई और चौड़ाई से। पुरुषों के लिए कंधे की चौड़ाई, कंधों की ढलान, आपने देखो कभी कभी किसी के कंधे सीधे होते हैं, कभी कभी किसी कंधे थोड़ा ढलवा होते हैं। महिलाओं के लिए कंधे की चौड़ाई और चेस्ट की लंबाई, चेस्ट का आकार। फिर हम बात करेंगे WH अनुपात, श्रोणि क्षेत्र में वसा पैड का विकास, उदर शरीर आर्क, सघनता का अनुपात, और चतुर्थ उंगलियों का आकार, लुनुला आकार, नाखून का आकार, पैर का आकार। अब हम बात करते हैं कि सोमेटोमेट्रिक माप क्या है, मेजरमेंट क्या है। सोमेटोमेट्री एंथ्रोपोमेट्री का एक प्रभाग है। एक जैसे सिर और चेहरे सहित जीवित शरीर को मापने के लिए व्यवस्थित तकनीक के रूप में सोमेटोमेट्री को परिभाषित किया जा सकता है। माप विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक माप है, परिधि माप है, स्किन फोल्ड माप है, वजन है, ठीक है। सोमेटोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या है, अनुप्रयोग क्या है। सोमेटोमेट्रिक तकनीकों को जीवित शरीर और शव के माप में नियोजित किया जाता है। जब पोस्टमार्टम होता है तो वहां पे सोमेटोमेट्री के एप्लीकेशंस अप्लाई किए जाते हैं, और मनुष्यों में जैविक विविधताओं का अध्ययन करने में जो मदद मिलती है, ऐसी तकनीकें फोरेंसिक मानवशास्त्री जांच में उपयोगी होती है, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी उपयोगी हो, ताकि कालानुक्रमिक आयु और यहाँ तक कि किसी दिए गए जनसंख्या का व्यक्ति के कद का अनुमान लगाया जा सकते हैं। उसके माध्यम से हम उसके हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, चेस्ट और शरीर की लंबाई के अनुसार हम ये आकलन कर सकते हैं कि ये इनका संबंध किस रेस से हो सकता है, या इनके फोरफादर्स का, या इनके जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी इनका है वो किससे संबंध है, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत पहचान में सोमेटोमेट्री का क्या महत्व है, मालूम होना चाहिए हमें पर्सनल उसमें क्या हमारी इसकी इंपॉर्टेंस है। सोमेटोमेट्रिक और सोमेटोस्कोपिक तकनीक के माध्यम से पहचान में मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषताओं का अवलोकन शामिल है। पहचान या अधिक विशेष रूप से व्यक्तिगत पहचान कुछ विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व के निर्धारण को संदर्भित कर सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्री और सोमेटोमेट्री के बीच अंतर क्या है? देखिए बहुत मिलते जुलते शब्द हैं, एंथ्रोपोमेट्री, सोमेटोमेट्री, सोमेटोस्कोपी। एक एक को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एंथ्रोपोमेट्री मानव शरीर के माप को ध्यान देने योग्य बात है, मानव शरीर के माप को संदर्भित करता है। सुविधा के लिए एंथ्रोपोमेट्री को तीन समूहों में विभाजित किया गया है। सोमेटोमेट्री
सोमेटोमेट्री क्या है? एंथ्रोपोमेट्री को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला क्या? सोमेटोमेट्री, ये इसका माप हम जीवित मानव शरीर पर करते हैं। फिर ऑस्टियोमेट्री, कंकाल, लंबी और छोटी हड्डियों पर माप करते हैं, ऑस्टियोमेट्री। और क्रेनियोमेट्री, खोपड़ी पर माप है, क्रेनियम पर जो हमारा है, ये इसकी माप है। तो 3 भागों में बांटते हैं। सोमेटोस्कोपी और सोमेटोमेट्री के बीच में क्या अंतर है, हमें ये भी मालूम होना। सोमेटोमेट्री अभी मैंने बताया था कि मात्रात्मक रूप से मानव शरीर, और सोमेटोस्कोपी जो है कि आकृति विज्ञान को व्यक्त करना, मानव शरीर की गुणात्मक अभिव्यक्ति है। आकृति विज्ञान की विविधता सोमेटोस्कोपी के साथ स्पष्ट हो जाती है। ये किसी के लिए दूसरों द्वारा पहचाने जाने की पहचान बन जाता है। इसके बाद हम ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि निरीह विज्ञान में सोमेटोमेट्री क्या है, एंथ्रोपोलॉजी में सोमेटोमेट्री क्या है। तो इस प्रकार सोमेटोमेट्री को सिर और चेहरे सहित जीवित शरीर को मापने के लिए एक व्यवस्थित तकनीक के रूप में परिभाषित किया। मानव विज्ञानी ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मनुष्य की आकृति विज्ञान को प्रकट करने के लिए कई मापों का उपयोग किया है। ये माप परिभाषित शारीरिक स्थलों पर आधारित है और उम्र के लिए एक प्रैक्टिस में है। निरीह विज्ञान और एंथ्रोपोमेट्री के बीच में क्या अंतर है? एंथ्रोपोमेट्री को मानव शरीर के माप का अध्ययन के रूप में विकसित किया गया। एंथ्रोपोमेट्री या मानव शरीर पर माप की एक विधि भी हम कह सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्री निरीह विज्ञान से संबंधित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले निरीह विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी में मानव शरीर और जानवरों पर माप किए गए थे, या तो जीवित या मृत। एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा यानी मानववैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ मुख्य विधियां हैं, जैसे 4 सामान्य गुणात्मक मानवशास्त्री डेटा संग्रह की विधियां हैं, जिसमें प्रतिभागी अवलोकन, गहन साक्षात्कार, फोकस समूह और पाठ्य विश्लेषण इत्यादि। जिसमें प्रतिभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, प्रतिभागी अवलोकन निरीह विज्ञान में सर्वोत्कृष्ट फील्ड वर्क की विधि है। क्षेत्रकार में सबसे ज्यादा इसका महत्व है। अब जो हमारा अगला पार्ट है, सीरोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल डाइवर्सिटी। सीरोलॉजिकल और जैव रासायनिक विविधता क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरोलॉजी क्या है। सीरोलॉजी का शब्द हमें हमारे यहाँ कब आया? तो सीरोलॉजी का पहला जो ज्ञात प्रयोग था 1919 में हुआ था, 1909। सीरोलॉजी रक्त सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है या नैदानिक परीक्षण है, विशेष रूप से रोगजनकों या प्रविष्ट पदार्थों के प्रति प्रतीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया के संबंध में। सीरोलॉजी सीरम और शरीर के अन्य तरल पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी है। व्यवहार में यह शब्द आमतौर पर सीरम में एंटीबॉडी की नैदानिक पहचान को संदर्भित करता है। जैसे इस तरह की एंटीबॉडी आमतौर पर एक संक्रमण यानी किसी दिए गए सूक्ष्म जीव के खिलाफ, दूसरा क्या होता है कि अन्य विदेशी प्रोटीन के खिलाफ, उदाहरण के लिए एक बेमेल रक्त आधान के जवाब में, या किसी के स्वयं के प्रोटीन ऑटो इम्यून बीमारी के उदाहरणों में के जवाब में बनते हैं। किसी भी मामले में प्रक्रिया जो है वो सरल नहीं है। अब बात करते हैं कि सीरोलॉजी टेस्ट किसके लिए होता है। देखिए, हमारे रक्त समूह में 2 नाम आते हैं, एक एंटीबॉडी, एक एंटीजन। एंटीबॉडी सीरोलॉजी परीक्षण रक्त में विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति या स्तर की जांच करते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को विदेशी पदार्थों से लड़ने के लिए बनाती हैं, फॉरेन सब्सटेंस से लड़ने के लिए बनाती हैं।
ये प्रतिरक्षा यानी इम्यूनाइजेशन, ये पदार्थ अक्सर रोगजनक, रोग पैदा करने वाले रोगाणु होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है। सीरोलॉजी टेस्ट कब किया जाता है? ये कुछ संक्रामक बीमारियों की जांच के लिए किया जाता है, जो माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। ऐसे मामले में तो ये परीक्षण माँ के रक्त में एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। इससे कुछ बीमारियों के संपर्क में आने का संकेत मिल सकता है। सीरोलॉजी का वास्तविक जो अर्थ है वो सीरम यानी रक्त का स्पष्ट तरल भाग। आप इसको जब लैब में रखेंगे रक्त को, तो ये आपको दिखने पे तो ये गहरे लाल रंग का दिखता है, लेकिन जब इसको हम लोग लैब में रखते हैं और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इसमें क्या दिखाई देता है कि रक्त का स्पष्ट तरल भाग अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। इसको हम लोग लसीका बोलते हैं। एंटीबॉडी और अन्य पदार्थों की जांच, द स्टडी ऑफ ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। क्या करता है? सीरोलॉजी इज मेनली कंसर्न विद ब्लड बट आल्सो सीमेन एंड सलाइवा। इससे भी शरीर से रक्त और अन्य तरल पदार्थों का अध्ययन। सीरोलॉजी मुख्य रूप से रक्त के साथ साथ सीमेन यानी वीर्य और लार से भी संबंधित है। सीरोलॉजी मुख्य रूप से इन दोनों से संबंधित है। अब बात आती है सीरोलॉजी यानी सीरम विज्ञान। सीरम विज्ञान के अंतर्गत सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थ की स्टडी की जाती है। निदान के उद्देश्य सीरम में मौजूद प्रतिपिंडों की पहचान को ही सीरम विज्ञान कहा जाता है। जो शरीर को किसी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई संक्रमण होता है या कोई बाहरी प्रोटीन शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, जैसे गलत रंग रक्त चढ़ाने से, तो शरीर की प्रतिक्रिया स्वरूप ये प्रतिपिंड बनते हैं। सीरम का परीक्षण, सीरोलॉजिकल टेस्ट किन स्थितियों में, कई स्थितियों में किए जाते हैं। निदान के लिए जब किसी संक्रमण की आशंका हो तो किए जाते हैं। रूमेटी रोगों की पहचान करने के लिए, व्यक्ति के रक्त समूह की पहचान के लिए, किसी प्रकार की प्रतीक्षा के अभाव में इम्यून डिफिशियंसी से ग्रस्त है तो नहीं। सीरम के परीक्षण की अनेक विधियां हैं, प्रचलित है। कौन सी विधि प्रयोग की जाएगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रतिपिंड या किस एंटीबॉडी का अध्ययन हमें करना है। कुछ सीरमी परीक्षण केवल रक्त सीरम तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि शरीर के अन्य तरल पदार्थों जैसे लार है, वीर है, मस्तिष्क, मेरू है, तरल आदि पर भी किए जाते हैं। इनमें भी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अब एक शब्द है वायरल सीरोलॉजी। वायरल सीरोलॉजी गतिविधियों में वायरस का पता लगाना, वायरल एंटीजन की मात्रा निर्धारित करना है और वायरस के खिलाफ लक्षित वायरस या विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति की पुष्टि करना, रोगजनक के साथ संपर्क की पुष्टि करना शामिल है। सीरोलॉजी को फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एप्लीकेशन मिलते हैं। ये डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी मानव शिवरण इस तरह से कि ब्लड ग्रुप ओ का परसेंटेज जो 41.6 है और ब्लड ग्रुप ए का 28.7, बी का 22.2% और ए बी जो है 7.7। सबसे कम जो है ए बी ग्रुप का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया। दूसरी ओर RH-T सकारात्मक 92.5 थी। सीरोलॉजी की ये, अब इसमें हम विश्व में एबीओ रक्त समूह का विवरण पर जल्दी में हम बताना चाहते हैं कि ब्लड ग्रुप जो 4 होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। इनका वितरण दुनिया भर में आबादी में भिन्न भिन्न होता है। ये विभिन्न आबादी में एबीओ जीन के 3 एलील्स की आवर्तन है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ब्लड ग्रुप होता है किसी भी व्यक्ति का, जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी वो चेंज नहीं हो सकता है। जो पैदाइश के समय उसका ब्लड ग्रुप है वही उसका दम निकलते समय तक भी ग्रुप रहेगा, नॉन चेंजेबल। एबीओ रक्त समूह
प्रणाली में आपने देखा कि जो लाल कोशिकाओं की सतह पर होते, इस प्रकार व्यक्तियों का रक्त प्रकार ए, बी, ओ या ए बी हो सकता है। ए, बी और ओ रक्त समूहों की पहचान सबसे पहले 1901 में ऑस्ट्रियाई प्रतिरक्षा विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसको एबीओ ब्लड सिस्टम बोलते हैं। ब्लड ग्रुप ओ दुनिया भर में सबसे आम रक्त प्रकार का है, विशेष रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका के लोगों में। टाइप बी एशिया में, विशेषकर उत्तरी भारत में प्रचलित है। टाइप ए भी पूरी दुनिया में आम है। सबसे अधिक आवेदता ऑस्ट्रेलिया आदिवासी लोगों, मोटाना के ब्लैकफुट इंडियंस और उत्तरी स्कैंडिनेविया के सभी लोगों में, सामी लोगों में भी ये एबीओ एंटीजन जन्म से काफी पहले विकसित होते हैं। बच्चे जन्म से पहले अपनी मां से निष्क्रिय रूप से एबीओ एंटीबॉडी प्राप्त करते हैं, लेकिन 3 महीने की उम्र तक शिशु अपने स्वयं का निर्माण कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे एंटीबॉडी निर्माण की उत्तेजना प्रकृति में एबीओ जैसे एंटीजेनिक पदार्थों के संपर्क से होती है। एबीओ एक शब्द है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यानी नवजात शिशु की हिमोलिटिक बीमारी को जन्म दे सकती है। एक प्रकार का एनीमिया जिसमें भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाएं मात्र। अब एबीओ रक्त समूह का सिद्धांत जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग एंड इम्यूनोकेमिस्ट्री, ये ब्लड ग्रुप है। इसमें देखिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एंड बी, और ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। जबकि ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए, और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और ब्लड ग्रुप ओ में ए बी एंटीबॉडी पाई जाती है। एक आरएच फैक्टर होता है जो वंशागत प्रोटीन है। ये रीसस मंकी के माध्यम से हम तक आया। आरएच कारक क्यों कहा जाता है? पदनाम मानव रक्त में आरएच एंटीजन की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए बुनियादी परीक्षण में रीसस बंदरों के रक्त के उपयोग से लिया गया है। ये भी अल्फा बीटा गामा, तो इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की कि अपने जो हमारे यूनिट 5 और 6 मिली थी उसको हम आपके सामने उस पर कुछ विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।